This is our 10th lecture, and in this lecture we will learn few more concepts related to classes and objects. In this video session we will see memory allocation for objects, means how objects of classes are stored into the memory. Second point is static data member and member function. Third one is objects as a function arguments. Fourth is how to return object from the function, and what do you mean by friendly functions and class, and how it will be used. So first topic is memory allocation for the objects. Here you can see the diagram. In this diagram, whole thing is divided into two parts, two major parts. In the bottom part, there is a return common for all the objects. That means member function 1, member function 2. That means आप क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लो, लेकिन वो क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शन है ना, उसको मेमोरी एक ही बार असाइन होती है. हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हर एक मेंबर फंक्शन का यहाँ पे मेमोरी असाइन नहीं होता है. ठीक है. और फॉर वेरिएबल 1, 2, दैट मीन्स डेटा मेंबर वेरिएबल 1 और 2 क्लास में जितने भी डेटा मेंबर्स लिए हैं, उन सबकी मेमोरी एलोकेशन कैसी होगी? इट इज फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स. देखो वेरिएबल 1 और 2, ऑब्जेक्ट 1 है तो दो ऑब्जेक्ट 1 के रिस्पेक्ट से वेरिएबल 1 और 2 डिफरेंट है, उसका मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट है. ऑब्जेक्ट 2 है तो उसका मेमोरी एलोकेशन भी डिफरेंट है. दैट मीन्स डेटा जो है वो डेटा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट हो सकता है. दैट इज व्हाई हियर द मेमोरी लोकेशन फॉर ईच डेटा मेंबर इज अ डिफरेंट वन. एंड वो डेटा मेंबर पे जो फंक्शंस अप्लाई होने वाले हैं, वो फंक्शन का स्टेटमेंट तो सेम ही रहने वाला है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स फंक्शन का जो मेमोरी लोकेशन है, फंक्शन डेफिनेशन जब बनाते हो तब उसको मेमोरी उसी टाइम पे असाइन हो जाती है. तो हर ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो मेमोरी किसको असाइन होती है? सिर्फ डेटा मेंबर वाले पोर्शन को होती है. मेंबर फंक्शन के लिए तो ऑलरेडी जब वो डिफाइन हुआ तो कंपाइल टाइम पे वो असाइन हो ही जाता है. ठीक है. So the thing is, the member functions are created and placed in the memory place only once when they are defined as a part of a class specification. जब क्लास डिक्लेयर करते हो उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन जो लिखते हो, स्टेटमेंट बॉडी लिखते हो, उसी टाइम पे उसका मेमोरी असाइन हो जाता है और एक ही बार होता है. Since all the objects belonging to that class use the same member function, no separate space is allocated for the member function. यानी अलग से उसको मेमोरी असाइन नहीं होती. जैसे एक क्लास के 10 ऑब्जेक्ट्स है तो मेंबर फंक्शन जो है उसको एक ही बार असाइन करेंगे मेमोरी, और सभी ऑब्जेक्ट उसी को रेफर करेंगे. When the objects are created, only space for the member variables is allocated separately for each object that you have seen in the diagram. So this is the storage, memory allocation for the objects. Next topic is static data. स्टैटिक आप लोगों ने सी में स्टोरेज क्लासेस में देखा होगा. स्टैटिक यानी उसका वैल्यू जो है, जैसे इंटीजर ए लिखते हो तो ए को स्टैटिक बना सकते हो, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे रेफर हो रहा है. और डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी क्वालिफाइड एज अ स्टैटिक यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड बिफोर डेटा मेंबर डिक्लेरेशन. यहाँ पे ब्रैकेट में उसका एग्जांपल दिया है. स्टैटिक इंट ए. इंट ए तो आपको पता ही है, इंट ए यानी वेरिएबल ए ऑफ टाइप इंटीजर. ठीक है. और उसको हमने अलग से क्या दिया है? स्टैटिक डिक्लेरेशन. ठीक है. द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक मेंबर वेरिएबल आर सिमिलर टू दैट ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल जो सी में हम यूज करते थे ना, उसका और यहाँ पे स्टैटिक डेटा मेंबर का काम सेम ही रहेगा. स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास व्हिच आर डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक इज एक्सेस्ड यूजिंग द क्लास विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. यानी स्टैटिक डेटा मेंबर जो है वो क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होता है. उसको अगर एक्सेस करना है, स्टैटिक डेटा मेंबर को अगर यूज करना है ना, तो उसको क्लास के नाम के साथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना पड़ता है. ठीक है. सो देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन्ड विद दैट स्टैटिक member variable. It is initialized to 0. By default, static data member is initialized to 0 when the first object of its class is created. जब भी पहला क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है वही स्टैटिक डेटा मेंबर का वैल्यू 0 कर देगा. ठीक है. बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है. ये ऑप्शनल है, इज इक्वल टू 0 लिखो या ना लिखो. नो अदर इनिशियलाइजेशन इज परमिटेड. यानी 0 के अलावा किसी और से इनिशियलाइज नहीं कर सकते इसको.
The next point is only one copy of that member is created for the entire class and it is shared by all the objects of that class, no matter how many objects are created. ठीक है, अभी क्लास के 10 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं, लेकिन ये जो स्टैटिक डेटा मेंबर है उसका एक ही कॉपी होगा सभी के लिए. इट इज कॉमन डेटा मेंबर फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट 1 से अगर आप स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज करते हो तो उसका रिफ्लेक्शन बाकी ऑब्जेक्ट्स है क्लास के उसके ऊपर दिखाई देगा. ठीक है, नेक्स्ट इज it is visible only within the class, but its lifetime is the entire program. इसका लाइफ क्या कितना है पूरे प्रोग्राम में उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है. और ये आपको एक्सेस करना है क्लास के नाम से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर. स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉर्मली यूज्ड टू मेंटेन द वैल्यूज कॉमन टू द एंटायर क्लास. जैसे आपकी क्लास का स्टूडेंट का डिटेल स्टोर करना है, ठीक है, और करंट एजुकेशन में लिखना है तो सबका BCA आएगा. दैट मीन्स BCA इज द सेम वैल्यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास एंड सेमेस्टर नंबर इज आल्सो सेम. तो उन दोनों को हम स्टैटिक बना देते हैं, यानी हर एक ऑब्जेक्ट के टाइम पे अगर 60 स्टूडेंट्स है तो उसकी मेमोरी 60 टाइम्स असाइन नहीं होगी, एक ही जगह पे लिखा जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द सिंटैक्स. यहाँ पे देखो मैंने आइटम करके एक क्लास बनाया है, ठीक है, और उसमें काउंट एज अ स्टैटिक डेटा मेंबर है. तो उसको एक्सेस कैसे किया मैंने, इंट काउंट तो करते ही थे, लेकिन काउंट के आगे क्या लिख दिया, आइटम कॉलन कॉलन. तो ये हमने क्लास के डिक्लेरेशन के बाहर डिफाइन करना पड़ता है उसको, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं. सो देयर इज अ स्मॉल नोट रिलेटेड टू द स्टैटिक डेटा मेंबर. नोट इज दैट द टाइप एंड स्कोप ऑफ ईच स्टैटिक मेंबर वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन. तो ये मैंने लिखा ना, इंट आइटम कॉलन कॉलन काउंट, वो आपको क्लास के बाहर लिखना पड़ेगा. एंड दिस इज नेसेसरी बिकॉज स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर स्टोर्ड सेपरेटली रेदर देन एज अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी स्टैटिक डेटा मेंबर की जो लोकेशन होगी वो कॉमन है, तो सेपरेटली उसको असाइन करते हैं. तो जब भी ऑब्जेक्ट्स सब 4-5 ऑब्जेक्ट अगर बनते हैं तो उस टाइम पे उसका अलग से सेपरेट पोर्शन होता है. So here is the example of static data member. यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिलहाल मैंने ब्लैंक लिया है इंट नेम, ठीक है, और क्लास एक बनाया है आइटम जिसमें एक डेटा मेंबर है इंट नंबर, और पब्लिकली 2 फंक्शंस मैंने यहाँ पे डेटा मेंबर फंक्शंस बनाए हैं, सेट डेटा गेट काउंट. इंट ए जो है वो पैरामीटर है सेट डेटा. ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल पब्लिकली लिखा है स्टैटिक इंट काउंट, यानी इंट काउंट जो है स्टैटिक टाइप का है. तो जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे काउंट की एक ही कॉपी बनेगी, जो सभी ऑब्जेक्ट्स उसी को ही रेफर करेंगे. इट इज अ कॉमन प्लेस. ठीक है, नाउ ये हुआ, you have declared one count as an integer of type static. देखो यहाँ पे क्लास के बाहर मैंने उसको डिफाइन किया एंड इनिशियलाइज किया वैल्यू 0 से. ठीक है, यहाँ पे सेट डेटा फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर इज इक्वल टू ए. जो जब भी सेट डेटा कॉल होगा और जो भी वैल्यू हम पास करेंगे ना वो नंबर को असाइन हो जाएगी. और काउंट जो है प्लस प्लस. तो पहली बार अगर सेट डेटा कॉल होता है तो काउंट का वैल्यू जो 0 था वो 1 हो जाएगी. दूसरी बार कॉल हो रहा है सेट डेटा तो वो 1 था तो 2 हो जाएगी, अगर 2 है तो 3 हो जाएगी. यानी सेट डेटा जितनी भी बार कोई भी ऑब्जेक्ट क्लास का उसको कॉल करे, काउंट की वैल्यू जो है तो प्रीवियसली कोई भी ऑब्जेक्ट ने उसको अपडेट किया है तो वो अपडेटेड कॉपी के साथ ही उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा. दिस इज गेट काउंट. गेट काउंट में यहाँ पे नंबर और काउंट दोनों को प्रिंट किया है. ठीक है, अभी वॉइड में इंट मेन में देखते हैं. यहाँ पे क्या किया मैंने, इंट ABC डिक्लेयर किया ऑफ आइटम टाइप एंड इंट वैल्यू एक वेरिएबल लिया है. अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बिफोर सेटिंग डेटा काउंट इज 0 एंड नंबर विल बी एनी गार्बेज वैल्यू. ठीक है, मैंने डायरेक्टली गेट काउंट मेथड कॉल कर दिया, तो नंबर और काउंट कोई भी इनिशियलाइज नहीं किया है. लेकिन स्टैटिक डेटा मेंबर है बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी प्रिंट करेंगे तो नंबर और काउंट, नंबर में कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी और काउंट में क्या दिखाएगा, वो 0 दिखाएगा.
उसके बाद मैंने क्या किया, सेट डेटा में पहले मैंने ऑब्जेक्ट ए रेफर किया, ए डॉट सेट डेटा 10 पास किया तो नंबर की वैल्यू 10 हो जाएगी, और काउंट तो प्लस प्लस है तो 0 था तो 1 हो जाएगा। उसके बाद मैंने बी डॉट सेट डेटा किया, वैल्यू गई 20 तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, एंड काउंट का वैल्यू क्या होगा 0 to 1, नो। प्रीवियस ऑब्जेक्ट ने उसका वैल्यू 1 किया था तो अभी प्रीवियस की वैल्यू रेफर की 1 और प्लस प्लस हुआ तो 2 हो जाएगा। सेम वे नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सी डॉट सेट डेटा 30 तो 30 पास हुआ जो नंबर को असाइन होगा, और काउंट जो है प्रीवियस ऑब्जेक्ट ने काउंट का वैल्यू 2 किया था तो यहाँ पे क्या होगा प्लस प्लस से 3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने स्टैटिक वेरिएबल डेटा मेंबर जो है उसको एक्सेस किया, और एक्सेस कैसे करते हो, क्लास का नाम जिस क्लास से वो बिलोंग करता है वो, देन कॉलन कॉलन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन काउंट। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगा वो वैल में आएगा, तो अभी करंटली वैल्यू क्या आएगी, लेटेस्ट वैल्यू काउंट की क्या थी 3 थी तो वैल्यू में क्या आएगा 3 आएगा, और उसके बाद मैंने वैल की वैल्यू प्रिंट की। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट बिफोर सेटिंग डेटा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक डेटा मेंबर। इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको, स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है, तो वो वाला कोड ही यहाँ पे पूरा कॉपी किया है, क्लास, दोनों फंक्शन की डेफिनेशन एंड वॉइड इंट में। ठीक है, कंपाइल, बिल्ड एंड देन एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे आया, मैंने आउटपुट में सिर्फ काउंट ही प्रिंट किया था जब वो एग्जीक्यूट किया था, तो यहाँ पे देखो नंबर का गार्बेज वैल्यू 11 3 1 कोई भी वैल्यू आ गया, और काउंट की वैल्यू 0 0 0 0। आफ्टर सेटिंग द डेटा नंबर इज 10 20 30 एंड द काउंट इज 3। ठीक है, so this is the thing about the static data member, and there are few points to be remember. The static data member count is initialized to 0 when the objects are created. Whenever the first object is created for that particular class, so 0 assign हो जाएगा. The count is incremented whenever the set data member function is called, that I have already explained to you. Since the data is set into the objects 3 times, the variable count is incremented 3 times. That is why it is printing 3. Okay? Because there is only one copy of count shared by all the 3 objects, the value of count variable will be 3. कोई भी उसमें अपडेट करे और फिर रेफर करे तो उसको अपडेटेड वैल्यू ही मिलेगी, वापस से 0 से वो नहीं आएगा। ठीक है, so as many time you call set data, it will increment the count, and whenever you print the value of current count using any object of that class, it will display the updated value. You can see the diagram also. Numbers में जो है मैंने यहाँ पे object 1 के थ्रू 100 200 300 पास करवाया, जो मैंने एग्जाम्पल में 10 20 30 रखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो काउंट का कॉमन प्लेस, जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसको रेफर कर सकता है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट 1 कुछ अपडेट करता है तो एक ही जगह पे अपडेट करेगा, ऑब्जेक्ट 2 भी आएगा तो उसी जगह पे अपडेट करेगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपडेट भी कर सकता है और उसको रेफर भी कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अभी स्टैटिक डेटा मेंबर तो हो गया, नाउ नेक्स्ट थिंग इज मेंबर फंक्शन एज अ स्टैटिक। ठीक है, so member function that is declared static has following properties. That is, a static function can have access to only other static members declared in the same class. ठीक है, यानी स्टैटिक फंक्शन में कौन कौन से वेरिएबल यूज कर सकते हो, हाँ वही वेरिएबल यूज कर सकते हो जो उसी क्लास के अंदर एज अ स्टैटिक डिक्लेयर किए। नेक्स्ट इज a static member function can be called using the class name as follows. तो सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा, क्लास नेम फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन एंड फंक्शन, ऐसे वो यहाँ पे एक्सेस हो सकता है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दिस, देयर इज अ क्लास टेस्ट जिसके अंदर इंट ए है, पब्लिक में वर्ड डिस्प्ले काउंट दिया है, और डिस्प्ले में क्या किया है, काउंट का वैल्यू डिस्प्ले किया है। ठीक है, और इंट मेन जो है वो अभी खाली है, अभी 1 by 1 उसमें जगह फिल कर जाते हैं, वो करते जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, स्टैटिक इंट काउंट। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर वेरिएबल ऑफ टाइप स्टैटिक इंट। ठीक है, तो जैसे ही स्टैटिक इंट है
डेटा मेंबर स्टैटिक है तो उसका देखो क्लास के बाहर इंट टेस्ट इज इक्वल टू काउंट लिख दिया, क्योंकि वो क्लास के बाहर उसको डिफाइन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नोबडी इज एबल टू एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, स्टैटिक वॉइड। ये जो स्टैटिक वर्ड है उसको भूल जाओ, वॉइड अपडेट काउंट है। ठीक है, तो वॉइड अपडेट काउंट जो है उसके अंदर मैंने काउंट प्लस प्लस किया, फाइन। अभी काउंट जो है वो स्टैटिक टाइप का है और ये फंक्शन जो है उसको भी मैंने स्टैटिक बना दिया, यानी इट इज कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, तो इसको इसमें अपडेट काउंट के अंदर अगर a इज इक्वल टू 0 करना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस मेथड इज स्टैटिक, दैट इज व्हाई इट कैन हैव एक्सेस टू ऑल द वेरिएबल्स व्हिच आर ऑफ अ टाइप स्टैटिक। ठीक है, सो a इज इक्वल टू 10 नॉट पॉसिबल हियर। मेन में देखो मैंने क्या किया है, टेस्ट के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, t1 t2 t3। ठीक है, तो t1 t2 t3 जो है उसके बाद मैंने अपडेट काउंट मेथड कॉल किया। देखो t1 डॉट अपडेट काउंट नहीं किया है, मैंने क्या किया है, टेस्ट कॉलन कॉलन अपडेट। व्हाई, बिकॉज दिस मेथड इज स्टैटिक, सो दिस विल बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम फॉलोड बाय द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो मैंने 2 बार उसको अपडेट कॉल को कॉल किया, 2 बार किया तो इनिशियल वैल्यू काउंट का 0 होगा, तो पहली बार कॉल किया तो 0 से 1 होगा, सी प्लस काउंट प्लस प्लस से। तो दूसरी बार अपडेट काउंट कॉल किया तो जो 1 था वैल्यू काउंट का वो 2 हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, t1 डॉट डिस्प्ले काउंट, t2 डॉट डिस्प्ले काउंट, t3 डॉट डिस्प्ले काउंट। कोई भी उसको डिस्प्ले करेगा तो वैल्यू 2 ही दिखाई देगी, बिकॉज count is a static data member and update count is a static member function। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर वही प्रोग्राम यहाँ पे कॉपी किया हुआ है और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्ड एंड एग्जीक्यूट। देखो काउंट 2 आ गया आउटपुट में। अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये जो मैंने कमेंट किया था ना, k इज इक्वल टू 10 कमेंट किया था, उसको सेव किया और देन आई हैव कंपाइल। बॉटम में क्या दिखाई दे रहा है, एरर। ठीक है ना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इंस्टेड invalid use of member that is a and which is not a static data member। ठीक है, अभी मैं अपडेट काउंट को 3 बार करूंगी कॉल, तो क्या होगा, अपडेट काउंट में काउंट की वैल्यू 3 टाइम आ जाएगी। एग्जीक्यूट, देखो आउटपुट में 3 बार आ गया, काउंट इज इक्वल टू 3। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले काउंट करवा लो, वैल्यू अपडेटेड ही लेगा। So this is all about static member function and static data member. Now the next important thing is objects as function arguments। Objects as a function arguments means आप जो भी मेंबर फंक्शन बनाते हो क्लास में, उसका पैरामीटर कौन सा होगा, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसका आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा, कोई क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, so like any other data type, object may be used as a function argument। object यानी क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ऑफ इंटीजर, ऑब्जेक्ट कैन बी ऑफ योर own user defined class। this can done in 2 ways। a copy of entire object is passed to the function with the help of that is known as pass by value, and another one is only the address of the object is transferred to the function, that is nothing but a pass by reference। यानी जब भी ऑब्जेक्ट पास करते हो फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट, you can pass in a 2 ways, pass by value and pass by reference। here we see pass by value example। so first method is call by pass by value। since a copy of the object is passed to the function, any change made to the object inside the function do not affect object used to the call function। यानी ऑब्जेक्ट जो किया है पास, वो पास बाय वैल्यू है, तो अभी जो फंक्शन में वो ऑब्जेक्ट गया है वहां पे अगर ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होता है तो उसका इफेक्ट आप जहां से भी वो फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे नहीं मिलेगा। उसका सॉल्यूशन है पास बाय रेफरेंस। so when an address of object is passed, the called function works directly onto the actual object used in the call। यानी जो भी पास हुआ है उसी के लोकेशन पे ही वो चेंज करेगा,
यानी उसकी जो भी इफेक्ट होगी, ठीक है, मेंबर फंक्शन में जो भी उसको चेंज किया उसका इफेक्ट आपको जहां से फंक्शन कॉल किया है वहां पर भी मिलेगा, बिकॉज दे आर रेफरिंग, जो भी पास हो रहा है सामने जो उसको कैच कर रहा है वो उसको रेफर कर। दिस कंसेप्ट इज मोर और लाइक रेफरेंसिंग वेरिएबल। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो उसका, यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्लास बनाया है एक टाइम करके, जिसमें दो डेटा मेंबर है, आवर्स एंड मिनट्स ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे सेट टाइम में क्या किया है, एच और एम मैंने पास किया, आवर्स में एच और मिनट्स में एम स्टोर किया। नेक्स्ट डिस्प्ले टाइम में क्या किया है, आवर्स और मिनट्स डिस्प्ले किए। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया। अभी यहाँ पे सेट टाइम और डिस्प्ले टाइम फंक्शन जो है ना, उसका जो स्टेटमेंट बॉडी है, आवर्स इज इक्वल टू एच, मिनट्स इज इक्वल टू एम एंड दो सी आउट स्टेटमेंट जो है वो मैंने क्लास डिक्लेरेशन के अंदर ही लिख दिया है। सर दैट मींस दिस इज नोन एज इनलाइन डेफिनेशन, इनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ मेंबर फंक्शन, ठीक है। इनसाइड इन सॉरी इनलाइन नहीं, इनसाइड द क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है। और जो सम फंक्शन है, नाम क्या है फंक्शन का, सम, और उसका टाइप कौन सा है, रिटर्न टाइप इज वॉइड, दैट मींस इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, एंड पैरामीटर्स कितने हैं, दो, टाइम कॉमा टाइम, यानी दो पैरामीटर लेगा। ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, टाइम क्लास के, ठीक है। तो उसका मैं जो फंक्शन का बॉडी स्टेटमेंट है वो मैं बाहर लिख रही हूँ, क्लास के बाहर लिख रही हूँ, दैट इज नोन एज आउटसाइड दी क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब भी ये सम फंक्शन कॉल होगा तो दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, टाइम t1 टाइम t2, ठीक है। तो t1 और t2 की मिनट्स को ऐड करके मिनट्स बनाया। अभी मिनट 60 से ज्यादा होती है, ठीक है, तो उसके डिवाइड और मॉड्यूलेशन हम उसमें से आवर और मिनट स्प्लिट करते हैं और उसके बाद आवर्स को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको ज्यादातर पता ही होगा कि कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, एडिशन ऑफ टू टाइमिंग्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, टाइम करके t1 t2 t3 तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए और सेट टाइम करके 2 और 45, t1 डॉट सेट टाइम 2 और 45 एंड t2 डॉट सेट टाइम 3 एंड 30, यानी पहला में कितना अगर दो 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स, दूसरे वाले में क्या है 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो इसका एडिशन जो होगा तो उसमें सबसे पहले मिनट्स लेना पड़ेगा, 45 प्लस 30 कितना होगा 75, विच इज ग्रेटर देन 60। तो उसको डिवाइड करके जो मिनट्स आती है उसको एज अ हम आवर लेंगे और उसको मॉड्यूलो करके जो मिनट्स आती है उसको एज अ मिनट, ठीक है। एंड देन वी विल डू एडिशन ऑफ आवर्स गेटिंग बाय द डिवाइड ऑपरेशन ऑन मिनट, देन t1 डॉट आवर्स एंड t2 डॉट आवर्स, ठीक है। नाउ कमेंट में एक लाइन लिखा है मैंने, t3 is equal to t1 plus t2, it will not work until we implement operator overloading for plus operator. That means user defined data type जो है, class is also user defined data type, उसके ऊपर प्राइमरी अरिथमेटिक ऑपरेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं। उसको अगर करना है तो उसका ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, वो बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, t3 डॉट सम, t3 में किसका सम आना चाहिए, t1 एंड t2 का, ठीक है। तो जैसे ही t3 डॉट सम कॉल हुआ तो उसका फ्लो कहाँ चला जाएगा, जो फंक्शन का डेफिनेशन जो है ना वहां पर चला जाएगा। तो कैपिटल T1 इज नथिंग बट अ टाइम स्मॉल t1, कैपिटल T2 इज नथिंग बट अ स्मॉल t2, ठीक है। और ये जो सम फंक्शन का जो डेफिनेशन लिखा है यहाँ पर, जो चार स्टेटमेंट लिखे हैं उसके अंदर मिनट्स एंड आवर्स जो है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट नेम, दैट इज नथिंग बट अ करंट ऑब्जेक्ट जो है उसके डेटा मेंबर्स कहा जाता है। यहाँ t1 और t2 जो है उसका t1 डॉट मिनट्स लिखा है, t2 का जो है वो t2 डॉट मिनट्स लिखा है, ठीक है। तो उसका एडिशन होगी जिसमें स्टोर होगा ना, दैट इज मिनट्स, एंड दैट मिनट्स इज नथिंग बट अ जिस ऑब्जेक्ट ने ये फंक्शन कॉल किया है उसके डेटा में। तो यहाँ पे फंक्शन किसने कॉल किया है, t3 ने कॉल किया है। तो मिनट्स एंड आवर्स जो अकेले लिखे हैं विदाउट ऑब्जेक्ट नेम, मिनट्स एंड आवर्स जो लिखे हैं, दैट डेटा मेंबर्स आर ऑफ t3, ठीक है। यहाँ पे t3 कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है कि सम को जिसने कॉल किया उसी के डेटा मेंबर्स, ठीक है। देन आई हैव प्रिंटेड टाइमिंग ऑफ t1 t2 एंड t3 with the help of display time member function. तो देखो आउटपुट में t1 and t2 है, 2 hours 45 minutes, t2 is 3 hours 30 minutes, and then
T3 is total of T1 and T2. That means 6 hours and 15 minutes. So this is the example of object as a function argument. तो इसको मैं execute करके दिखाती हूँ. वही सेम प्रोग्राम यहीं पे लिखा हुआ है. ठीक है, उसको मैं कंपाइल, एग्जीक्यूट एंड देन देखो यहाँ पे आउटपुट आया T1, T2, T3. ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी प्रैक्टिकल करो तो वैल्यूज चेंज करके चेक कर लेना. यहाँ पे 2 and 45, 3 and 30 दिया है. उसके अलावा आप अलग वैल्यू देके चेक कर लेना ये कैसे होगा. Now next is how to return object from function. ठीक है, फंक्शन जो है कुछ लेता है, फंक्शन कुछ काम करता है और जो भी काम किया उसका अपडेटेड वैल्यू अगर जहां से ये फंक्शन कॉल किया है वहां पे कुछ वापस देना है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन. A function can also return objects either by value or by reference. ठीक है, when the object is returned by value from the function, a temporary object is created within the function which holds the return value. ठीक है, this value is further assigned to the another object in the calling function. ये आप एग्जांपल देखोगे तो ज्यादा पता चलेगा. So this is the syntax. फंक्शन नेम जो है उसके आगे क्या आ जाएगा, कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है वो क्लास का नाम, एंड जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है उसका रेस्पेक्टिव रिटर्न स्टेटमेंट. दैट इज क्लास नेम एज अ रिटर्न टाइप जो फंक्शन के नाम के आगे लिखा जाएगा और रिटर्न द क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो हियर इज द स्मॉल एग्जांपल. इसमें क्या है, आवर्स एंड मिनट्स, वही वो टाइम वाला ही हमने रेफर किया है. ठीक है, तो ये सब तो सेम ही है. यहाँ पे देखो सम पहले वाले एग्जांपल में क्या था, वॉइड सम था. यहाँ पे क्या है, टाइम, यानी सम फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है, ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास टाइम. ठीक है, तो इन दोनों सेट टाइम और डिस्प्ले टाइम में कोई चेंज नहीं है, वो सेम का सेम हमने यहाँ पे रेफर किया है. देखो यहाँ पर चेंज, यहाँ पे क्या किया है, अभी यहाँ पे सम फंक्शन में एक ही टाइम पास किया है T2. ठीक है, तो टाइम T3 करके यहाँ पर बनाया. तो जो भी एडिशन होगा वो हमें किस में स्टोर करना है, T3 में स्टोर करना है. और जो फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट ये सम फंक्शन को कॉल करेगा उसकी डेटा मेंबर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम के बिना रेफर होंगे. ठीक है, तो वो स्टेटमेंट सेम ही है. एंड देन आई हैव रिटर्न T3. तो यहाँ पे देखो टाइम T1, T2, T3 यूज किया है. तो T1 डॉट सेट टाइम 3 and 45, T2 डॉट सेट टाइम 3 and 30. तो यहाँ पर देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट था उसमें T3 डॉट सम T1, T2 किया था. यहाँ पर क्या है, इक्वल के राइट साइड पे देखो T1 डॉट सम T2. तो जब भी सम फंक्शन कॉल होगा तो T2 जो कैपिटल T2 है वो स्मॉल T2 को असाइन होगा. ओके, एंड जो T1 के जो डेटा मेंबर्स है वो यहाँ पर सम फंक्शन के अंदर विदाउट द ऑब्जेक्ट नेम रेफर होंगे. दैट इज मिनट्स, आवर्स एंड ऑल. ठीक है, तो सम फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा तो वो रिटर्न करेगा T3. तो जो T3 यहाँ पे स्मॉल T3 जो है वो रिटर्न होगा, वो किसको असाइन होगा, कैपिटल T3 से. एंड देन आई हैव प्रिंटेड द वैल्यूज ऑफ ऑल द T1, T2, T3 टाइमिंग्स यूजिंग द डिस्प्ले टाइम फंक्शन. तो देखो T1, T2 हुआ एंड T3. आउटपुट में आपको चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन दिस इज द डिफरेंट थिंग. उसमें क्या था, हमने जिसमें स्टोर करना था उसी से मेथड कॉल किया और दोनों टाइम के ऑब्जेक्ट को पास किया. यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं तो हम दो पास नहीं करेंगे, एक से एक मेथड कॉल करेंगे. वो तो एनीवे जाएगा ही, साथ में T2 पास कर दिया और जो भी काम होगा तो उसका जो लोकल ऑब्जेक्ट है T3 उसको रिटर्न करके कैपिटल T3 में उसको स्टोर किया. ठीक है, so I think this much is enough. Next is friend function, which will be covered into the next session.